20वीं सदी के दामन पर नुमाया तरीन दाग दो आलमी जंगों के हैं, जिसमें नौबादियात और इनके वसाइल को हासिल करने पर आलमी ताकतें आपस में लड़ पड़ी। कई सालों पर मुहित इन जंगों ने करोड़ों इंसानों को अपाहिज कर दिया, लाखों लुकमा अजल बन गए और माली नुकसानात का तखमीना तो खरबों डॉलर से भी तजावुज कर गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानी तारीख ने उठाया। इस जिल्लत अमेज इक़दाम से पैदा होने वाली वो शर्मिंदगी है जिसके असरात से इंसानियत अभी तक बाहर नहीं आ सकी। दूसरी जंग अजीम इंतकामी जज्बात का नतीजा थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन फौजियों ने हिटलर की क़यादत में पोलैंड पर हमला कर दिया। ख़वातीन हज़रात, हिटलर की जबरदस्त जंगी मशीन की पहली तूफानी मौजें पोलैंड के मगरबी सरहदों से दाखिल हुई। मशरिकी प्रोशिया, पोमेरेनिया, सिलीशिया और स्लोवाकिया से बैक वक्त फौजें शदीद तेजी से पेश कदमी करती हुई वारसा की तरफ बढ़ी। दूसरी आलमी जंग की ये पहली मुहिम थी। अब की बार वो हालात नहीं थे कि पेश कदमी करते हुए सिपाहियों के बेशुमार लश्कर दिन भर सिर्फ चंद मील आगे जाएं, बल्कि बरक रफ्तार जंग का ये पहला मुजाहिरा था कि मशीनी दौड़ के साथ फौज की मुताबिकत इस पैमाने पर पहुंच गई थी जैसे देखते ही होशो हवास गुम हो जाते थे। हमले का ये फार्मूला तबाही हेज था। ख़वातीन हज़रात, इन फार्मूलों में पहले दुश्मन की सफों के पीछे 5वें कॉलम के जरिए अपने लिए रास्ता हमवार करना, दूसरा एक तेज और अचानक ज़रब के जरिए से मुखालिफ हवाई कुव्वत को जमीन ही पर तबाह कर डालना, तीसरा हवाई जहाजों की बमबारी से दुश्मन की आमदोरफ्त और नकलो हमल के वसाइल को इस कदर नुकसान पहुंचाना, चौथा फार्मूला फौजी इज्तिमात पर गोताखोर बमबार जहाजों के जरिए से ऐसे हमले करना कि इनमें अफरा तफरी फैल जाए, पांचवा सुबक रफ्तार फौजें मोटरसाइकिलों पर दस्ते हल्के टैंकों और मोटरसाइकिलों के जरिए से नकलो हरकत करने वाली तोपें भेजना ताकि तेजी से दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। छठा फार्मूला भारी टैंकों से काम लेना ताकि जा बजा वो मशीनी पोर्शों के लिए अकब में जगह बनाएं। सबसे आखिर में बकायदा फौज यानी प्यादा सिपाहियों को तोप खाने के साथ आगे भेजना ताकि मुजाहमत बिल्कुल खत्म हो जाए। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये फार्मूला इसलिए भी तबाहकुन साबित हुआ क्योंकि इस जंग का ऐलान बिल्कुल भी नहीं किया गया और मुखालिफ सिमत से बिल्कुल भी तैयारी नहीं की गई थी। हमलावर जर्मनों की तादाद पोलस्तानियों से ज्यादा थी। जर्मन फौज की तादाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अंदाजे हैं, लेकिन रजिस्टरों के एतबार से जर्मन अफवाज की तादाद 20 लाख थी। जब हमले का जोर बढ़ा तो पोलस्तानी फौज मुकाबले पर सिर्फ 6 लाख थी। 17 सितंबर 1939 को पोलस्तानियों के लिए मजीद बुरी खबरें आई। स्टालिन और हिटलर जरूरत के पेश नजर एक दूसरे के रफीक बन गए। मगरबी जानब से रूसी फौजें बगैर ऐलान किए पोलैंड में दाखिल हुई और स्टालिन ने बज़ाहिर बड़ी मासूमियत से कहा कि हम आजादी दिलाने वालों की हैसियत से आ रहे हैं, लिहाजा इन्होंने पोलैंड के मशरिकी सूबों पर कब्जा कर लिया। वारसा पोलैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत था। बर्लिन से यह मशरिकी जानब 389 मील के फासले पर था। जर्मन फौजियों ने इसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया, लेकिन पोलस्तानियों की तरफ से वक्फे वक्फे से मुजाहमत जारी रही। जर्मनों ने शुरू में प्रोपगंडे का सहारा लिया। शहर के बैरूनी हिस्सों में बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए गए जिनमें ऐलान किया गया, पोलस्तानियों हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। हवाई जहाजों के जरिए ये इश्तिहारात शहर पर बरसाए गए, लेकिन पोलस्तानियों ने इस ऑफर को नफरत से ठुकरा दिया। गजा की किल्लत हो गई, पीने के पानी की बहम रसाई और पानी के निकास का सिलसिला टूट फूट गया। 23 सितंबर 1939 को सामान्य जंग भी न रहा। 28 सितंबर को मोडलन किले की फौज ने बिला शर्त हथियार डाल दिए। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जनूब और मशरिक
की जानब दस्ते अभी भी हथियार डालने पर तैयार न थे। 15 अक्टूबर 1939 को जनूब और मशरिक से आखिरी बार मज़ाहमत हुई। 28 सितंबर 1939 को जर्मन वजीर हारजा और वजीर हारजा रूस के दरमियान गनीमत की तकसीम के लिए गिफ्ट और शनीद हुई और दोस्ताना मुआहिदा अमल में आया। पोलैंड का रकबा 1.5 लाख मुरब्बा मील और आबादी 3.5 करोड़ थी। इसे 5वीं मर्तबा फिर से तकसीम कर लिया गया। इस जंग के नतीजे में 1 करोड़ सिपाही हलाक हुए, 30 लाख सिपाही मकतूल समझे गए, 1 करोड़ 30 लाख शहरी मौत के घाट उतरे, 2 करोड़ सिपाही जख्मी हुए, 90 लाख बच्चे सिर्फ इस जंग की वजह से यतीम हो गए, 50 लाख औरतें बेवा हो गईं। इसके अलावा 1 करोड़ अफराद पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जो जमहूरियतें पहली जंग में कामयाब हुई वो इक्तिसादी इस्तवारी पैदा करने में नाकाम हो गई। 1939 में दुनिया भर में एक इक्तिसादी कहत और माली कसाद शुरू हुआ, जिससे इंतशार और दहशत पैदा हो गई। 3 गैर मुतमईन कौमें जर्मनी, इटली और जापान ने जोरों शोर से शिकायतें शुरू कर दी कि हमारे पल्ले कुछ नहीं आया, हमारे साथ नाइंसाफी की गई। पोलैंड की तकसीम के बाद वाकयात की रफ्तार बड़ी तेज हो गई। हिटलर और स्टालिन ने सियासियाते इक्तदार की बसात पर नई चालें शुरू कर दी। 23 अगस्त 1939 के बेशाके मॉस्को में स्टालिन ने एहतियात से काम लेते हुए एक खुफिया दफा शामिल करा ली थी, जिसके मुताबिक रियासत हाई बाल्ट सोवियत रूस का हल्का असर करार पाई थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जर्मनी एक के बाद एक मुल्क फतह करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड शामिल थे। आखिरकार हॉलैंड और बेल्जियम ने अपनी गैर जानबदारी का खात्मा होते हुए देखा तो बरतानिया और फ्रांस से इमदाद के लिए दरखास्त कर दी। ये सब कुछ इंतहाई ताहीर से हुआ। औरतें भी छुरियां, बंदूकें और हर वो हथियार जो इन्हें मिल सका लेकर लड़ पड़ी, लेकिन जर्मनियों की जंगी मशीन को इस तरह भी रोका ना जा सका। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, 14 मई 1940 को हॉलैंड पर निहायत खौफनाक बमबारी हुई। 7.5 मिनट के अंदर अंदर स्टोका जहाजों ने कम बुलंदी पर उड़ते हुए तबाहकुन हमले किए। 30,000 से ज्यादा शहरी मारे गए और शहर में 2 मुरब्बा मील रकबा मलबे का ढेर बन गया। 5 रोज के अंदर अंदर हॉलैंड का किस्सा तमाम हो गया। 3 जून 1940 को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर हवाई हमला किया गया। जर्मन त्यारे फिजा पर छाए हुए थे और इनकी मुखालफत करने वाले बहुत कम थे। एक ऐनी शाहिद का कहना था कि यकीन करना मुश्किल था कि ये लोग पेरिस के शहरी थे जिनके आबाओ अजदाद अपनी आजादी के लिए शेरों की तरह लड़ रहे थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, फ्रांस को शिकस्त हो चुकी थी, अब बरतानिया की बारी थी। जर्मनी ने बरतानिया पर हमला कर दिया। वो देख चुके थे कि इनके इत्तेहादियों को यके बाद दीगर ने कब्जे में ले लिया है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इनकी फौजें नॉर्वे और बरे-आज़म यूरोप से बाहर फेंकी जा चुकी थी। जंग जारी रखने के लिए कोई काबिल कदर तैयारी भी न थी। 1940 को हिटलर यूरोप को फतह कर चुका था। बरतानिया ने अपने बाकी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर ज़हमत जारी रखी। पहले रोज कम से कम 53 जर्मनी अफवाज हवाबाज जलती हुई आग में खत्म हो गई। ये तादाद आइंदा 2 हफ्तों में रोजाना बढ़ती रही। अगस्त के एक हफ्ते में जर्मनी के 256 जहाज और बरतानिया के 130 जहाज तबाह हो चुके थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ऐसा लग रहा था कि हिटलर बरतानवी हवाबाजों को फजा से बाहर निकालने में नाकाम हो गया था। बरतानिया पर हमले की तरफ ये पहले इक़दाम की नाकामी थी। हिटलर अपने भारी नुकसान पर बेचैनी का शिकार हो गया। अक्टूबर 1940 में इसने दिन की बजाय रात को बमबारी शुरू करा दी कि वो बरतानिया को सोने न देगा और इनका ज़म तोड़ देगा। अब इन्होंने लंदन की बजाय वस्त इंग्लिस्तान के सनती शहरों मसलन बर्मिंघम और मैनचेस्टर पर बमबारी शुरू कर दी।
हमलों का यह सिलसिला जून 1941 तक वक्फे से जारी रहा। फिर हवाई कुव्वत का बड़ा हिस्सा रूसी महाज की तरफ मुंतकिल हो गया। 14 और 15 नवंबर के दरमियानी रात जर्मनी बमबार शाम से सुबह तक मसरूफ कार रहे। बरतानिया के लिए जंग में कामयाबी हासिल करने का एक बड़ा सबब यह था कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंग्रेज माहिरीन तिब्बियात ने गूंजने वाले मकनातीसी पारों से एक जबरदस्त चीज पैदा कर ली, जिसे रेडार के साजो सामान में कलब की हैसियत हासिल हुई। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि रेडार में जदीद तब्दीलियां रूनुमा हुई। रेडार की मदद से न सिर्फ बरतानिया को जंग में कामयाबी हासिल हुई, बल्कि ओकियानूस की जंग में फतह पाना, नॉर्मंडी के साहिल पर फौजें उतारना और जर्मन निशानों पर ठीक ठीक बम फेंककर इन्हें तबाह करना रेडार की ही बदौलत मुमकिन हुआ। मोअज़्ज़िज़ साहब हज़रत, जर्मन अफवाज को हद से बढ़े हुए एतमाद के बायस सख्त नुकसान उठाना पड़ा। हिटलर को इस जंग में बुरी तरह शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसके बाद बरतानिया ने अपने इत्तेहादी फौजियों के साथ मिलकर जर्मनी को भारी नुकसान पहुंचाया। जुलाई 1942 में 1 दर्जन के करीब अब्दोज़ें डुबो दी गई। अगस्त में 15 मजीद अब्दोज़ें निशाना बनाई गई। फिर वो मातमी वक्त आ गया जिसे जर्मनियों ने 1943 का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। इस महीने में 43 अब्दोज़ें डुबो दी गई। बहरहाल तबाही जारी रही। इंतकामी कार्रवाइयों और अपनी अपनी ताकत के जोर पर हुकूमत कायम करने का सिलसिला सितंबर 1943 से मई 1945 तक जारी रहा। हिटलर को 3 बार शिकस्त से दो चार होना पड़ा। पहली जंग अज़ीम की तरह इस जंग में भी कई ममालिक अपने दिफा की गर्ज से और कई ममालिक जिग्राफिया वजूहात की बिना पर इस जंग का हिस्सा बने। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, इत्तेहादी अफवाज ने मिलकर जर्मनों पर जवाबी हमला किया तो हिटलर के रोज बरोज हौसले सुकड़ते चले गए। हर महाज पर इत्तेहादी कुव्वतें लहरें लेती हुई जर्मनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जर्मन अफवाज के परहचे उड़ रहे थे। हिटलर ने खुफिया तौर पर एक नया मंसूबा तैयार कर लिया, जो दरअसल इसकी आखिरी बाजी थी। मंसूबा ये था कि जितने आदमी और जितना सामान मिल सके वो सारे का सारा मगरिबी जानब भेज दिया जाए। मगरिबी मकाम से इत्तेहादियों पर एक जबरदस्त जरब लगाई जाए। मगरिबी जानब आर्दन्स वो वाहिद मकाम था जिसे जर्मनी माहिरीन जंग के लिए महबूब शिकारगाह समझते थे। इस मकाम पर इत्तेहादियों की तादाद कम थी और इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल जाना बेहद आसान था, लेकिन ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। जंग को तोल देना बेमायनी था और इत्तेहादी फौजें दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। जर्मनी ने जो इलाके फतह किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कब्जे से निकल रहे थे। हिटलर की 56वीं सालगिरह से 10 दिन पहले 20 अप्रैल 1945 को शिकस्त पर शिकस्त और तबाही की खबरें आ रही थी। आर्दन्स का जवाबी हमला जर्मनी अफवाज का आखिरी सहारा थी, जो नाकाम हो चुका था। हिटलर को एहसास हो गया था कि अंजाम करीब है। वो रूसियों के खौफ से लर्ज रहे थे। जंग के इस तवील दौर ने उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसका चेहरा और हाथ इस तरह जर्द हो गए थे कि जिस्म में खून हरकत ही ना करता हो। वो टांग घसीटते हुए चलता था, कमर भी झुक गई थी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में हिटलर ने वो कदम उठाया जिससे वो जवानी में दूर भागता था। इसने शादी करने का फैसला किया। 15 अप्रैल 1945 को एवा ब्रान बर्लिन पहुंची, जहां कुछ दिनों के बाद हिटलर ने एवा ब्रान से शादी कर ली। मोअज़्ज़िज़ हज़रत, 29 अप्रैल 1945 को जमीन दोस्त तय खाने में हिटलर ने एवा ब्रान से शादी कर ली। बाहर लोगों और बम्बों की आवाजें जारी थी और हिटलर ने इस तय खाने में पनाह ले रखी थी। 30 अप्रैल को दोपहर के खाने के बाद हिटलर ने अपने महबूब एशियाई कुत्ते ब्लोंडी को मार दिया। फिर इन रास्तों का चक्कर लगाया जो मुख्तलिफ कमरों के सामने से गुजरते थे। वो चुपचाप गुजरता गया, बाहर खड़े हर एक से मुसाफा करता रहा।
پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 3:15 بجے گولی چلنے کی آواز آئی۔ معزز خواتین و حضرات، دیکھا گیا کہ ہٹلر اپنے صوفے پر خون سے لت پت پڑا ہے۔ اس نے اپنے منہ میں بندوق رکھ کر گولی چلا دی تھی۔ پاس ہی ایوا بران پڑی تھی، اس نے زہر کھا لیا تھا۔ اس طرح اس انسان نے زندگی سے نجات پائی۔ اس نے کوئی بھی مسئلہ حل نہ کیا، لیکن تباہی اس قدر پھیلائی کہ تاریخ میں کوئی دوسرا آدمی اس کا ثانی نہیں ملتا۔ معزز خواتین و حضرات، ہٹلر اور ایوا بران کی لاشیں چانسلری کے صحن میں جلائی گئیں اور اس کے ساتھ ہی مختلف کہانیاں عام ہو گئیں۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف کہانیوں نے جنم لیا جو کہ صرف اور صرف افواہوں پر مبنی تھی۔ ہٹلر کی وفات کے ساتھ ہی یہ جنگ اپنے اختتام پر پہنچی۔ معزز خواتین و حضرات، اس جنگ میں انسانوں کا جانی نقصان کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں انسانیت کا بے دریغ قتل کیا گیا، جن میں بڑی تعداد نہ صرف فوجیوں کی تھی بلکہ عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔